बहुत बहुत प्रणाम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है और हल्का सा बड़ा भी रहेगा। एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 देशों का गमन रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए। उससे पहले वो सेशेल्स भी गए थे। बीच में जापान की राष्ट्राध्यक्ष भी भारतवर्ष आई थी। कुल मिलाकर के इसका नतीजा क्या रहा, भारतवर्ष को क्या मिला, व्हाट डिड इंडिया गेट, आज एक विस्तृत रिपोर्ट, आप कहिए रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा आपके सामने। बहुत संक्षेप में, मगर उसी में गंभीर विषयों को समझाया जाएगा। मैं कहूंगा कि 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो हैं उनको बहुत सादे लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स, और हमने इसका नाम रखा है 10 कदम 10 का दम। 10 कदम 10 का दम। ये 10 कदम और इन 10 कदमों में क्या दम रहा है वह आपके सामने में रखने जा रहा हूं। कदम कौन कौन से हैं 10, मैं पहले गिनवा देता हूं। नंबर 1, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक अलायंस। इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक के बीच में क्या स्ट्रैटेजिक अलायंस और क्या सामरिक अलायंस रहा है। दूसरा है डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन। तीसरा रहा है क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन। चौथा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी। पांचवा रहा है इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटकम्स, आर्थिक आउटकम क्या रहा है। छठा रहा है स्पेशल जेस्चर्स एंड कर्टसीज एक्सटेंडेड टू द प्राइम मिनिस्टर, और केवल ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। सातवां है सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल पार्टनरशिप, यह जो कल्चर का लेन देन है और पार्टनरशिप है उसके विषय में। आठवां रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एंड एजुकेशनल पार्टनरशिप। नौवां है स्पोर्ट्स, और 10वां है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। ये जो 10 विषय हैं इनको मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। पहला सामरिक, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रैटेजिक कहते हैं। आप देखिए 1 से 3 तारीख इस महीने में माननीय प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। कई लोगों ने पूछा सेशेल्स जाके क्या मिलेगा, और अभी 6 तारीख से जब उनका सफर शुरू हुआ तो वो इंडोनेशिया गए थे। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा और आप इसे कृपया करके जूम करके दिखाइए, क्योंकि जब तक हम लोग केवल भारतवर्ष में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो 1 डायमेंशनल सोच रखते हैं, और वो है पॉलिटिकल सोच। हमें 3D सोच के साथ आगे बढ़ना है। तीनों दिशाओं से देखना है कि कहां कौन देश है और किस देश के जाने से क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं ये विश्व का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 3D नहीं है ऑफ कोर्स, मगर आप इसमें समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको जूम कर रहा हूं। ये भारतवर्ष है। प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। ये सेशेल्स है। ये इंडियन ओशन है। यह सेशेल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशेल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया। दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और अब आते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कहने से बहुत लोगों को शायद समझ में न आए, इसलिए मैंने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। प्रशांत महासागर, आप पैसिफिक ओशन देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जापान की राष्ट्राध्यक्षा हमारे देश वह आई। यहां जापान है, आप देख सकते हैं ये जापान है। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है जापान। और आप नीचे देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए।
पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। तो आप देखिए एक लाइन से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और यहां सेशल्स और इंडोनेशिया जहां इंडियन ओशन को बांधती है, वहीं पैसिफिक ओशन में जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक, और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बंधा। मैं पहले विषय पे आता हूं जो सामरिक है और स्ट्रैटेजिक है, और इसमें किस प्रकार इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में भारत आज एक, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, आज भारत इस क्षेत्र में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बना है। इस शब्द को याद रखना है, एक स्थिरता प्रदान करने वाला फोर्स बना है। आप सोचिए सभी देशों में कितने राष्ट्राध्यक्ष बदल गए, सभी देशों की नीतियों में कितना परिवर्तन हुआ, सभी देशों में कितने टर्मोइल आए और गए, मगर भारतवर्ष ने विश्व को दिखाया कि स्थिरता 2014 से अब तक एक पार्टी की स्थिरता, गवर्नेंस की स्थिरता, सरकार के काम करने की स्थिरता, पॉलिसी की स्थिरता, कोविड आई, कोविड गई, वॉर आए, वॉर जा रहे हैं, आर्थिक स्थिरता, तो हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं। इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक न्यू फ्रेमवर्क, डिप्लोमेसी में यह शब्द न्यू फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एक टेम्पलेट बनाया गया। ये सारे देश जो हैं इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, ये इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करेंगे, और ये फ्रेमवर्क होगा कोऑपरेशन का। और हाथ किसने बढ़ाया? भारतवर्ष ने ये फ्रेमवर्क तैयार किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया, बाकी देश प्रेरित हुए, और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, एक बहुत समय तक कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है। इसी मैप में मैं दिखाना चाहूंगा कि इंडोनेशिया में जब प्रधानमंत्री गए तो प्राबोवो, जो उनके प्रेसिडेंट है, प्राबोवो जी ने एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सबांग पोर्ट, मैंने कहा ना स्ट्रैटेजिक और सामरिक महत्व है इस क्षेत्र में। ये जो सबांग पोर्ट, अभी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले राहुल गांधी किस प्रकार चाइनीज एजेंट बन के अंडमान निकोबार पहुंचे हुए थे और वहां किस प्रकार भारत के खिलाफ वक्तव्य दे रहे थे। मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि ये है अंडमान एंड निकोबार, आप देख सकते हैं, ये भारतवर्ष है, ये अंडमान निकोबार है, ये सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये पूरा आप देख सकते हैं। यहां पर सबांग पोर्ट बनेगा, और जब यहां सबांग पोर्ट बनेगा, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो एक बहुत पावरफुल स्ट्रेट है, बहुत बिजी मैरिटाइम रूट है, जैसे हाईवेज होते हैं, बिजी हाईवे होते हैं, वैसे मैरिटाइम रूट्स जो समुद्रिक हाईवे होते हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत बिजी हाईवे है। इसमें बहुत वाणिज्य अर्थात बिजनेस होता है, और केवल बिजनेस नहीं, यह डिफेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वाभाविक रूप से सबांग पोर्ट की जीत, सबांग पोर्ट पे जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, वह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सुमात्रा को लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और रीजनल प्रॉस्पेरिटी जैसे विषयों को ध्यान में रखा गया है। ठीक उसी प्रकार इसी सामरिक विषय में मैंने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इस पे सिग्नेचर हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हम सामरिक विषयों में एक साथ काम करेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है। अब इंडिया और न्यूजीलैंड ने भी, जो फर्स्ट पॉइंट हम स्ट्रैटेजी की उठा रहे हैं,
उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड ने कहा है कि रोड मैप टू 2030 हम एक साथ तैयार करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड रोड मैप टू 2030 एक साथ तैयार करेगी और इसमें डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सब रहेगा। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ रही कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अनेकों वर्षों से पहले नहीं हो पा रहा था, जिस प्रकार से उसका समापन हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके काउंटर पार्ट न्यूजीलैंड में यह तय किया गया कि अब उसको यथाशीघ्र लागू किया जाएगा और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक या सामरिक विजय के रूप में देखा जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट था इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक अलायंस का, जो कि इस दौरे से अचीव हुआ। अब दूसरा विषय है डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। देखिए, डिफेंस और मैरीटाइम, जिस देश के पास ये दोनों पावर होती है वह बहुत आगे बढ़ता है। अब इसमें डिफेंस को लेकर दिन ऐसे भी थे कि भारतवर्ष हमेशा डिपेंडेंट रहता था फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कि इंपोर्ट करके ही हम अपने डिफेंस को आगे बढ़ाएंगे। आज डिफेंस में जब इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री जाते हैं और इंडोनेशिया में इन्वेंट्री बढ़ाया जाता है कि हम भारतवर्ष से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इस पे इन्वेंट्री अपनी लगाएंगे, तो आप सोचिए भारत के लिए, प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए कितना गर्व का विषय है कि हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आज उस पे इन्वेंटरी इंडोनेशिया बढ़ा रही है। और उसके साथ साथ इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म जो मेक इन इंडिया, इस मेक इन इंडिया पे मुझे याद है राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे थे, कांग्रेस पार्टी हंस रही थी, मगर आज एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, आप सोचिए भारतवर्ष में इंडिजिनसली बनाई ये मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा, आज उसको लेकर इंडोनेशिया में डील हुआ है, उसको लेकर इंडोनेशिया में बात हुई है। ये कितनी बड़ी बात है, हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग आज भारत से बाहर जा रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज बिकमिंग एन एक्सपोर्टर इन डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कहा मैरीटाइम, समुद्र, इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र है, बहुत लोगों की नजर गड़ी हुई है कि किस प्रकार से हम इस पे एक्वायर कर ले, हम इसका आधिपत्य हासिल कर ले, मगर भारतवर्ष ने किस प्रकार से सबको मिला करके, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ा और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। डिफेंस में एक ज्वाइंट कोऑपरेशन होगा, सिक्योरिटी में भी, और मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप ऑस्ट्रेलिया के साथ हम किस प्रकार एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन हो सकता है, वो जो समुद्री क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कहने के लिए, और इसे आप बढ़ा चढ़ा के प्रमोट भी करिए, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप्स टू बी सर्विस्ड इन ईच अदर्स डॉक। इंडिया में डॉक है तो ऑस्ट्रेलिया की वॉरशिप की सर्विसिंग, मरम्मत इंडिया के डॉक में हो सकती है। भारत के वॉरशिप निकले हुए हैं, बीच में मालूम पड़ा कि वॉरशिप में कोई गड़बड़ी आई हुई है, तो घर वापस आके ठीक होके जाने की जरूरत नहीं है, रीफ्यूएलिंग के लिए घर वापस आने की जरूरत नहीं है। हमारा भाई बैठा है ना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में वो डॉकिंग कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया में वो रीफ्यूएलिंग कर सकता है, उसकी मरम्मत हो सकती है, और देश को बचाने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है ये एक इतिहास रच रहा है। इसके साथ ही इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इंडियन नेवी एक कंपोनेंट है। इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड का जो डिफेंस फोर्स है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है कि इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड के डिफेंस फोर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे और मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट, एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन। जो समुद्र है उसमें हम सब मिलके कैसे कोऑपरेट करें, वहां एक साथ हम आगे बढ़े, ये मैरीटाइम कोऑपरेशन का अरेंजमेंट एक मेमोरेंडम के रूप में भी साइन हुआ है।
इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक उसी प्रकार मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग यह भी आरंभ हुआ है। यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा मैंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन, आज का जमाना, आज का भारत, आज का विश्व उसी का है जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स है, जिसके पास सही मिनरल्स है आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत हर्ष के साथ और खुशी के साथ कहना चाहता हूं, 2 वर्षों में 24 महीनों में भारतवर्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? 2 वर्षों में भारतवर्ष ने 35 देशों के साथ, मेरे पास वो मैप भी है, 35 देशों के साथ अपना रेयर अर्थ एलिमेंट और मिनरल कंपोनेंट को लेकर समझौता किया है। 35 देशों में से 24 देशों के साथ यह समझौता पूरा हो चुका है और 11 देशों के साथ समझौता पूर्ण होने के कगार पे है। केवल 24 महीने में 35 देशों के साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता। भूतो न भविष्यति, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और आगे ऐसा होने की संभावना भी कम है। जरूर होगी, मगर यह प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और इसमें इस बार जो टूर रहा प्रधानमंत्री का, क्या अचीवमेंट रहा है? सप्लाई चेन इन क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ा है, जिससे कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी मिली है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिली है और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या लाभ हुआ है? तो एक क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर में इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से क्या मिलेगा, क्या लेगा? लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ। लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ ये ऑस्ट्रेलिया से लेगा। और ये केवल एक आदान प्रदान वाला विषय नहीं कि हम खरीद लेंगे, तुम हमसे पैसे लो और हमें दे दो, ऐसा नहीं है। को इन्वेस्टिंग, मतलब जहां भी ये पूरा प्रक्रिया चलेगी, रेयर अर्थ निकालने का, मिनरल्स निकालने का, कोबाल्ट निकालने का, लिथियम निकालने का, वहां हमारी कंपनियां भी को इन्वेस्टर्स होंगी। उन्होंने निकाल दिया और हमें दे दिया, ऐसा नहीं है। उनको विश्वास है, ऑस्ट्रेलिया को विश्वास है कि आज की इंडिया की कंपनी में इतना दम है, आज के भारत में इतना दम है कि वो भी इन्वेस्ट करके हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके ये मिनरल निकाल सकती है। तो लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स ऑस्ट्रेलिया से आएगा। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो करार हुआ है, इसमें आप जानते हैं इंडोनेशिया के पास एक बहुत बड़ा, शायद वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ निकेल है। निकेल एक बहुत आवश्यक कंपोनेंट होता है, तो उसको लेकर भी एक पार्टनरशिप हुई है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा। तो ये था हमारा क्रिटिकल मिनरल कंपोनेंट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब मैं एक महत्वपूर्ण सेगमेंट पे आ रहा हूं, जिसका नाम है एनर्जी सिक्योरिटी। मैं इसमें एक पेपर कटिंग दिखाना चाहूंगा 2010 का। 2010 में एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी न्यूज़पेपर का हेडलाइन है, ऑस्ट्रेलिया रूल्स आउट सेलिंग यूरेनियम टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारतवर्ष को यूरेनियम देने से मना कर दिया 2010 में। मगर धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद भारत के 140 करोड़ जनता, धन्यवाद सरकार और धन्यवाद आप सब लोग, आप सबका ये एफर्ट रहा है कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मोदी जी के इस टूर के पश्चात समझौता हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम देगा। इट विल गिव यूरेनियम फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। और जो भारतवर्ष का स्वप्न था, जिसे निर्मला सीतारमण जी ने भी अनाउंस किया था बजट के समय, और जिसे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047, ये अचीव होगा जब ये यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से भारतवर्ष आएगा। आप सोचिए, जिस ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देने से मना किया था, उसी ऑस्ट्रेलिया ने आज भारतवर्ष को यूरेनियम दिया है। न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ज्वाइन किया है, यह अपने आप में बड़ी बात है। मैंने कहा था कि 5वां पॉइंट रहेगा आपके कॉन्क्रीट इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट।
आउटकम्स। इस टूर से इन्वेस्टमेंट कितना आया, क्या इकोनॉमिक या आर्थिक लाभ हुए। सबसे बड़ा विषय है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये रीअफर्म हुआ है, ये कमिटमेंट आगे बढ़ाया गया है। और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA हुआ है, अर्थात दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा आर्थिक कोलैबोरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और खुशखबरी कि जो ऑस्ट्रेलिया सुपर है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट फंड होल्डर्स है ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया सुपर ने कहा है कि वो भारतवर्ष में एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर 500 मिलियन का, जो कि लगभग एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इंडिया के नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ये $500 मिलियन ये ऑस्ट्रेलियन सुपर इन्वेस्ट करेगी। अब इंडिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का टोटल, ऑस्ट्रेलियन सुपर का टोटल जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लगभग ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3.3 बिलियन का रहेगा। आप सोचिए कितने बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष में ऑस्ट्रेलिया कर रही है। इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड का जो बायलैटरल ट्रेड है वो डबल हुआ है, ये डबल करने का टारगेट लिया गया है। टारगेट ऑफ डबलिंग दी बायलैटरल ट्रेड टू न्यूजीलैंड डॉलर 7 बिलियन, 7 बिलियन तक करने के, अर्थात अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ का बायलैटरल ट्रेड हो, इस एम्बिशन के लिए MOU इत्यादि साइन किए गए हैं। और ये कब तक होगा? 2030 तक होगा। और जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी एंट्री हो और इंप्लीमेंटेशन हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। मैंने कहा था कि जो छठा पिलर है, 10 पिलरों में से जो छठा पिलर है, वो स्पेशल जेस्चर्स एंड एक्सेप्शनल कर्टसीज एक्सटेंडेड बाय द वेरियस कंट्रीज। स्पेशल जेस्चर्स होते हैं और कर्टसीज होते हैं। आप सोचिए कितने बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट भारतवर्ष में ऑस्ट्रेलिया कर रही है। इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड का जो बायलैटरल ट्रेड है वो डबल हुआ है, ये डबल करने का टारगेट लिया गया है। टारगेट ऑफ डबलिंग दी बायलैटरल ट्रेड टू न्यूजीलैंड डॉलर 7 बिलियन, 7 बिलियन तक करने के, अर्थात अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ का बायलैटरल ट्रेड हो, इस एम्बिशन के लिए MOU इत्यादि साइन किए गए हैं। और ये कब तक होगा? 2030 तक होगा। और जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी एंट्री हो और इंप्लीमेंटेशन हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। मैंने कहा था कि जो छठा पिलर है, 10 पिलरों में से जो छठा पिलर है, वो स्पेशल जेस्चर्स एंड एक्सेप्शनल कर्टसीज एक्सटेंडेड बाय द वेरियस कंट्रीज। स्पेशल जेस्चर्स होते हैं और कर्टसीज होते हैं। आप वो जेस्चर्स केवल प्रधानमंत्री को नहीं दिखाते हैं या उनके लिए नहीं होते हैं, अवार्ड्स केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं होते हैं, वो आपके देश के सामूहिक शक्ति और सामूहिक तपबल के लिए होता है। 140 करोड़ भारतीयों का क्या बल है आज विश्व में, उस कारण से प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिए जाते हैं। उस कारण प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। उस कारण से जब प्रधानमंत्री जी अपने विमान में बैठ के, भारत के विमान में बैठ के किसी देश के टेरिटोरी में प्रवेश करते हैं, तो फाइटर जेट उनका स्वागत करते हुए, उनको एकंपनी करते हुए एयर स्ट्रिप तक लेके जाते हैं। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यह देश के बल के लिए होता है। यह हिंदुस्तान को नमन है, मां तुझे सलाम है। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के, वो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर को जकार्ता एयरपोर्ट में रिसीव करने भी आए और उनको छोड़ने भी आए डिपार्चर के समय। और साथ में 4 सीनियर इंडोनेशिया के मिनिस्टर भी रहे। इंडोनेशिया के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ने एस्कॉर्ट भी किया। और प्रेसिडेंट प्राबोवो खुद प्रधानमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रम्बनान टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में गए, जो कि योग्यकर्ता में स्थित है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इंडोनेशिया के
राष्ट्राध्यक्ष को, प्राइम मिनिस्टर को इस प्रकार से सम्मान देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपने केवल मोदी जी को नहीं, आपने 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान किया है। और माननीय मोदी जी को इंडोनेशिया के जो हाईएस्ट पब्लिक अवार्ड है, जिसका नाम है बिंटांग आदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, उससे भी नवाजा गया है। न्यूजीलैंड में उनके प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन वो खुद रिसीव करने के लिए रेडी थे एयरपोर्ट में, और उन्होंने उन्हें डिपार्ट भी किया, मतलब डिपार्चर के समय भी वो मौजूद थे। और हम सब ने वो तस्वीर देखी टीवी चैनलों में और सोशल मीडिया में, थैंक्स टू यू ऑल, जो भाई बहन मेरे सामने बैठे हैं, आपने दिखाया उससे, जो ऑकलैंड का आइकॉनिक स्काई टावर है, उस स्काई टावर को किस प्रकार से हमारे तिरंगे से प्रज्वलित किया गया था, हमारा तिरंगा उसमें झलक रहा था। यह पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय था। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो वार्मथ ऑफ फ्रेंडशिप है वो दर्शाता था। ये बहुत बड़ी बात है। और तीनों ही देशों में कम्युनिटी इवेंट हुए और पार्टिसिपेशन में तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी रहे। 7वां पॉइंट मैंने कहा था कि सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल पार्टनरशिप डीपेंस फर्दर। सिविलाइजेशन और कल्चर कैसे आगे बढ़ा है आप देखिए। इंडोनेशिया में कोलैबोरेटिव कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट, इसमें हस्ताक्षर हुआ, जो कि प्रम्बनान टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हुआ। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वहां निर्णय लिया गया कि इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को भारत की ASI अब कंजर्व करेगी, देखरेख करेगी, इसकी मरम्मत करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी 2029 तक। तो ये पूरे भारतवर्ष में आप देखिएगा, मोदी जी के नेतृत्व में ये कितने बड़े क्षेत्र में, कितने देशों में ये काम शुरू हुआ है, मैं गिनवाता हूं। ये हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, प्रम्बनम तो हुआ ही इंडोनेशिया में, माइसॉन सैंक्चुरी इन वियतनाम, अंकोर वत और ताफॉर्म कंबोडिया में है, वात पाओ टेम्पल कॉम्प्लेक्स लाओ में है, रामना काली टेम्पल और जॉय काली माता टेम्पल ये बांग्लादेश में है, तिरुकेथीश्वरन टेम्पल श्रीलंका में है, और श्रीनाथ जी टेम्पल बहरीन में है। इन सब में भारत सरकार कल्चरल बढ़ावे के साथ साथ इनको कंजर्व करने का काम भी कर रही है। इसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सिविलाइजेशनल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा पार्टी के प्रवक्ता के नाते, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा तमिलनाडु के लिए इतना कुछ करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से 3 आर्टिफैक्ट्स रिपैट्रिएट हुए। एक, ये सब एंशिएंट इंडियन आर्टिफैक्ट्स थे। उनमें एक मेटल ट्राइडेंट त्रिशूल है, मेटल का त्रिशूल है, जो डिपिक्ट करता है गॉडेस भद्रकाली को, भगवती भद्रकाली को। उसे आज भेजा गया है भारत। उसके साथ ही एक पत्थर की, एक पाषाण की मूर्ति है भगवान नंदी की, उसे भी भेजा जा रहा है भारत को। और ठीक उसी के साथ एक षडांग, षडांग मतलब 6 सिर के, 6 हेडेड कार्तिकेय, जिनका नाम सन्मुखा है। षडमुख, षडमुख मतलब 6 मुख जिनका हो, षडानन। तो षडमुखम कार्तिक जी की भी एक पाषाण की मूर्ति, यह भी भारतवर्ष आ रही है। और ये तीनों आर्टिफैक्ट जो है वो तमिलनाडु के तंजावुर और तिरुवरूर जिले के हैं। ये तमिलनाडु के लिए भी आज एक तरह से सेलिब्रेशन का टूर रहा प्रधानमंत्री जी का। इंडोनेशिया के साथ भी कल्चरल कोऑपरेशन का एक हस्ताक्षर हुआ है। और नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये लोथल में बनेगा, गुजरात में। न्यूजीलैंड के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। ये भी एक बड़ा कल्चरल एक्सचेंज है। मैंने आपको कहा था 8वां डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल पार्टनरशिप। आप देखिए, इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क ION, ये उसी लाइन पे चलेगी जिस लाइन पे इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC थी। तो इंडोनेशिया से अपने यहां भी खोल रहा है। IIM बैंगलोर, जो एक जाना माना एमिनेंस का एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है इंडिया में, IIM बैंगलोर भी अब एक ब्रांच इंडोनेशिया में खोल रहा है, इंटरनेशनल कैंपस इंडोनेशिया में खोल रहा है। साथ ही इंडोनेशिया ने यह तय किया है, हम सबके खुशी की बात है, कि जो UPI QR कोड के साथ इंडिया में चलता है,
अब वो इंडोनेशिया में भी चलेगा। तो दोनों देशों के बीच में यूपीआई और क्यूआर कोड संबंधित आर्थिक आदान प्रदान, उसमें आसानी होगी, दोनों देशों का एक बॉन्डेज होगा। इसके साथ ही 9वें नंबर पर मैंने कहा था स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हम भारतवर्ष के सारे लोग तो क्रिकेट प्रेमी हैं, तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि एक आइकॉनिक जगह है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज, इन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रहेगा उसका रोडमैप लॉन्च किया, जिसमें क्रिकेट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस, टेक्नोलॉजी और यूथ एंगेजमेंट, इन आयामों पर ध्यान दिया जाएगा। और एक खुशखबरी तो आप सभी जानते हैं, वो खुशखबरी है कि जो ऑस्ट्रेलियन मेंस बिग बैश लीग है, उसकी ओपनिंग दिसंबर के महीने में चेन्नई में होगी। तो आई शुड से कि तमिलनाडु शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंड प्रिपेयरिंग, और खास करके क्रिकेट प्रेमी तो सब वहां जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तमिल संगम भी होगा, जहां इस संगम में ऑस्ट्रेलिया भी होगा, ऑस्ट्रेलियन मेंस बिग बैश लीग। ये फर्स्ट फॉरेन क्रिकेट लीग है जो कि मैच इंडिया में कर रही है। और लास्ट में मैंने कहा था कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, आप देखिए पीपल टू पीपल कनेक्ट में जी डे नमस्ते फेस्टिवल, यह कार्यक्रम जिस समय यह लीग होगा क्रिकेट मैच का, वो भारतवर्ष में किया जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया की कल्चर, ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस, ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, उनके लोगों के खान पान का तरीका, वो सब भारतवर्ष में प्रदर्शित किया जाएगा, और हमारे देश का उनके यहां। तो इस प्रकार से एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत बड़े आकार में रहेगा। ये तो मैंने अभी जो गिनाए, ये था 10 कदम 10 का दम, 10 कदम 10 का दम। अब मैं समाप्त करूं, उसमें 3 विषय में बता के समाप्त करूंगा, क्योंकि जो इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष, जो न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष और जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा, वो केवल पीएम मोदी के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमारे देश के लिए कहा। तो चलिए जरा सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांटो, उनका कहना है, मैं कोट कर रहा हूं, आई एम एन एडमायरर, अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। Even before I became president, I studied the policies of your prime minister, and because there is no copyright, I copied many of his policies. The important thing is Indonesians must learn from the experience of India. I follow your career, I copy many of your programs, I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. We have a lot to learn and we are not afraid of learning. आप सोचिए, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष कितने प्योर मन से सच्ची बात कह रहे हैं कि मोदी जी, मैं आपके पॉलिसीज को फॉलो करता हूं, आपके काम को फॉलो करता हूं, आपके पॉलिसीज पे कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए मैं आपके पॉलिसीज को कॉपी कर लेता हूं अपने देश में, और इंडोनेशिया को भी इंडिया के इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से सीखना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पैराग्राफ नहीं है, ये दिल की गर्मी है, यह बढ़ते हुए भारत का प्रादुर्भाव है, ये उगते हुए सूरज की किरण है कि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के सामने प्यार से कह रहा है कि मैं आपको कॉपी करता हूं। काश हिंदुस्तान में भी ऐसे कुछ ऑपोजिशन के लीडर होते। अगर मोदी जी को राहुल गांधी इतना भी कॉपी कर लेते तो 99 चुनाव हारना नहीं पड़ता, कहीं एक आध जीत भी जाते। मगर मोदी जी अगर कहें सांस लेना बहुत जरूरी है, राहुल गांधी जाके आइसलैंड में सांस रोक ही लेंगे अपनी। कैसे रोकना है उसकी प्रयास करेंगे। राहुल जी थोड़ा तो इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष से सीखिए। कॉपी करना बुरी बात नहीं है, जैसे कहते हैं हर दाग खराब नहीं होता, वैसे हर कॉपी खराब नहीं होती, कभी कभी कॉपी करना चाहिए। न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने क्या कहा? Prime Minister Modi, let me say on behalf of 5 million New Zealanders, you are worth the wait. Tonight, New Zealand makes history. For the first time in 40 years, an Indian Prime Minister stands on New Zealand's soil.
उन्होंने कितना इमोशनल भाषण दिया और कहा कि 40 वर्ष में भारतवर्ष का राष्ट्राध्यक्ष आके न्यूजीलैंड की जमीन पे खड़ा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, इट टुक अस 40 years टू गो टू न्यूजीलैंड। इंडो पैसिफिक कितना महत्वपूर्ण है। 40 वर्ष के बाद कोई इंडियन प्रीमियर वहां गया है। और आगे वो कहते हैं, क्रिस्टोफर जी, आई रिमेंबर गोइंग टू इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको हिंदी और भोजपुरी सब में अनुवादित करूंगा। आई रिमेंबर गोइंग टू इंडिया इन द मिड टू लेट 90s and people got paid daily wages in coins in their hands. In those days, I observed workers being paid at the end of each day, often with a handful of coins, because a daily wage was counted in coins. Look at India today. The transformation that Prime Minister Modi has led takes my breath away. India now has one of the largest middle classes in the world with 445 million people and still growing. He has lifted 250 million people out of poverty. There is now 440 million people in the middle class, about to be 750 million by the end of the decade. It is an incredible transformation. As someone who has been to India many times to see the move from low income to middle income to high income, it is so inspiring. आप जरा सोच के देखिए, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं 90 की दशक में भारत जाता था, कई बार भारत गया। वहां मैंने देखा कि उस समय जो लेबर काम करती थी, जो मिस्त्री इत्यादि काम करते थे, तो दिन में दिहाड़ी पे जो काम करते थे, तो शाम को उनको कॉइन्स में पैसे दिए जाते थे, उनके हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एक हाथ में उनको पैसे दिए जाते थे। आज भारतवर्ष डिजिटली काम कर रहा है, जहां 44 करोड़ मिडिल क्लास अभी हैं, ये 75 करोड़ होने वाले हैं। 25 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लो इनकम से मिडिल इनकम तक हुआ है, और मिडिल इनकम से हाई इनकम तक हुआ है। और प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के कहते हैं, ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं भारतवर्ष बहुत बार गया हूं। देखिए, जो कांग्रेस भारत में नहीं मान रही है, what Congress is contesting in India, knowing very well that it is true, we have a foreign dignitary, a Prime Minister of New Zealand, उसको एंडोर्स कर रहे हैं, उसके लिए भारतवर्ष की तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे ऑपोजिशन को भी कुछ सीखना चाहिए, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा मुझे लगता है हमें भी भेजना पड़ेगा। वो राजीव गांधी जी ने कहा था, वो जो हैंडफुल ऑफ कॉइन से वो भी पूरे नहीं होंगे ना, क्योंकि राजीव गांधी जी ने उसी समय कहा था, मैं तो एक कॉइन भेजता हूं तो उसका 1/4 हिस्सा ही पहुंचता है, तो वो कॉइन भी पूरा नहीं है। ये भेजते हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को कि राजीव गांधी जी ने क्या कहा था। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बनीज ने क्या कहा था, ये आखिरी में मैं पढ़ना चाहूंगा और उनको ग्रेटिट्यूड के साथ कहना चाहूंगा, धन्यवाद। कोट, एट द प्रोफाउंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर ग्रेट नेशन ऑफ मोर देन 1 million Australians who trace their roots proudly back to India, your generosity of spirit shines through in every way. Over generations, your commitment to Australian aspiration and your love of this country has made it better, stronger, and more vibrant. Australians of all backgrounds have been enriched by you bringing your culture here and adding it to our multicultural character. We are a better nation because we have you in it. You are a living bridge between Australia and India. ये कितनी बड़ी बात एंटनी अल्बनीज ने कहा। उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक सेतु है, अ लिविंग ब्रिज, जो श्वास लेता है, जो काम करता है, जो पसीने बहाता है, जो परिश्रम करता है। यह है हमारे प्रधानमंत्री, और यह है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो अभी 3 देशों और उससे पहले सेशल्स का ट्रिप रहा, बीच में जापान की अध्यक्षा आई, उन सब का मैंने आपको एक समरी दिया है। मगर समरी आज जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये भी देखा, अब मुझे पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये ऐसे तो चल रहा है। अब आप जानते होंगे राहुल बाबा कहाँ है, ढूंढिए जरा कहाँ है। उनका कुछ होने वाला था प्रयागराज में, कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन हो गया,
पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है, वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी। इतना ही कह के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। धन्यवाद।